शिखा ने अपने दोनों बच्चों यानी माधव और राघव की शादी के बाद दोनों को अलग अलग करके एक एक मकान दे दिया था, जो कि एक दूसरे के आमने सामने ही था। और शिखा खुद एक हफ्ता बड़े बेटे के पास रुकती और एक हफ्ता छोटे बेटे के पास। ऐसे ही उसकी जिंदगी कट रही थी। पर परेशानी की बात ये थी कि जहाँ माधव अपने दिमाग का इस्तेमाल करके बहुत अमीर हो गया था, वहीं राघव को व्यापार में घाटे की वजह से वो मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता था। ऐसे ही एक दिन जब शिखा माधव के घर थी, तो राघव माधव के घर आकर शिखा से कहता है, ये लो माँ, रसगुल्ले खाओ। हाँ दे ना, पर ये तो बता किस खुशी में। बताऊंगा नहीं माँ, दिखाऊंगा। चलो मेरे साथ, मैंने गाड़ी खरीदी है। आओ आपको दिखाता हूँ और एक चक्कर भी लगवा कर लाता हूँ। राघव इतना कहता है कि तभी वहाँ माधव और उसकी पत्नी आरती आते हैं और दोनों ये सुनकर चौंक जाते हैं कि माधव ने अपनी गरीबी की हालत में भी गाड़ी ली है। जिसके बाद वो भी गाड़ी को देखने बाहर आते हैं और गाड़ी देखकर माधव कहता है, अरे माँ, ये तो सेकंड हैंड गाड़ी लेकर आया है और रसगुल्ले तो ऐसे खिला रहा है जैसे प्लेन खरीद लिया हो। ये तो वही बात हो गई, खोदा पहाड़ और निकली सेकंड हैंड गाड़ी। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमने अभी गाड़ी बुक की है, वो भी नई और इससे कई ज्यादा महंगी, कल आ जाएगी। अरे तो क्या हुआ, राघव ने अपनी मेहनत से सेकंड हैंड ही सही गाड़ी तो ली ना। जुग जुग जी मेरे लाल। शिखा के इतना कहते ही राघव उसे कार की राइड पर लेकर जाता है और माधव और आरती जल भुनकर राख हो जाते हैं। तभी माधव धीरे से आरती को कहता है, तुमने माँ से झूठ क्यों बोला? मैंने तो कोई गाड़ी बुक नहीं की। अगर नहीं की है तो कर दो। कल मुझे मेरे घर के दरवाजे के आगे एक बड़ी महंगी गाड़ी खड़ी नजर आनी चाहिए, वरना कल से तुम अपने गरीब भाई के साथ रहना। इतना कहकर आरती अपने कमरे में चली जाती है और माधव भी परेशान होकर लोन पर एक महंगी गाड़ी अगले ही दिन ले आता है। और आरती राघव और उसकी बीवी कीर्ति को जलाने के लिए काजू कतली लेकर उसके घर जाती है और कहती है, अरे कोई है क्या? कहाँ है मेरी देवरानी? अरे देवर जी आ जाओ बाहर, मिठाई खा लो। आरती की आवाज सुनकर शिखा, कीर्ति और राघव बाहर आते हैं और उनको देखकर आरती इतराते हुए कहती है, ये लो माँ जी, देवर जी, देवरानी जी, सब बारी बारी मुँह मीठा करो। क्या हुआ बहू, मिठाई क्यों बांट रही है? तू पेट से है क्या? नहीं माँ जी, आप भी ना उम्र की वजह से बातें भूल जाती है। आपको बोला था कि कल हमारे घर गाड़ी आएगी। माधव जी महंगी गाड़ी लेकर आए हैं, इसीलिए मैं महंगी मिठाई खिलाकर सबका मुंह मीठा करवा रही हूँ। कड़वी बातें बोलकर लोगों को मिठाई खिलाते तो पहली बार देखा है किसी को मैंने दीदी। क्या? कुछ नहीं दीदी, गरीब देवरानी की तरफ से नई गाड़ी की बहुत बहुत बधाई। आरती सबको मिठाई खिलाकर वहाँ से चली जाती है। अब माधव जहाँ अपनी बड़ी और महंगी गाड़ी चलाता, वहीं राघव अपनी छोटी और सस्ती। दोनों अमीर और गरीब भाइयों की जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। तभी एक दिन राघव को किसी के चीखने की आवाज आती है और वो बाहर जाकर देखता है तो माधव अपनी नौकरानी कमली पर चिल्ला रहा था। तुमसे कितनी बार बोला है कि गाड़ी को देखकर साफ किया करो? पता भी है कितनी महंगी है ये गाड़ी। साहब मैं तो सही से ही साफ करती हूँ, मैंने क्या गलत किया? अगर तुमसे सफाई नहीं होती या आलस आता है तो छोड़ दो ये नौकरी, कोई जरूरत नहीं तुम्हारी यहाँ। माधव इतना कहकर उसे काम से निकाल देता है और खुद ही अपनी गाड़ी साफ करने लगता है। ये सब देखकर राघव को बहुत बुरा लगता है कि उसके भाई में इतना घमंड आ गया है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बोलता और ऐसे ही घर आकर अपनी पत्नी कीर्ति से कहता है, कीर्ति, मैं क्या सोच रहा था कि सारा दिन तो हम गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रात भर ये खड़ी रहती है। क्यों ना हम इसको रात पर किराए पर चलाने के लिए किसी को दे दें, किसी का भला भी हो जाएगा और हमारे घर में भी कुछ पैसे आ जाएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है, मैं इसमें क्यों मना करूँगी। कीर्ति, मैं ये सोच रहा था कि कमली को भैया ने काम से निकाल दिया है। अगर मैं उसके पति को गाड़ी चलाना सिखा दूं और वो ये गाड़ी रात को चला ले तो उन लोगों का घर चल जाएगा। तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि मैं बहुत नसीब वाली हूँ कि मुझे आप जैसा हमसफर मिला। कितना साफ दिल है आपका। कीर्ति की राजी जानकर राघव कमली के घर जाकर उसके पति से बात करके उसे गाड़ी सिखाने लगता है और राघव के घर भी इससे कुछ आमदनी आती है। वहीं दूसरी तरफ माधव और आरती आए दिन अपनी गाड़ी लेकर जगह जगह घूमते, लेकिन शिखा को अपनी गाड़ी में कभी नहीं बिठाते। ऐसे ही एक दिन
जब शिखा माधव के घर थी तो उसे अचानक से दिल में तेज दर्द उठता है और वो माधव और आरती को बुला कर कहती है, मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। ये सब हमारी नई गाड़ी में बैठने के लिए नाटक कर रहे हैं। मैं बताती हूँ इनको कैसे बैठते हैं। अरे माँ जी, गैस का दर्द होगा तो मैं आपको दवाई दे देती हूँ, ठीक हो जाएगी। हाँ आरती, इनको कोई गोली दे दो। क्या यार, इनकी तो आदत ही हो गई है, हर 4 दिन में कभी यहाँ दर्द है कभी वहाँ। अरे माधव, मुझे सच में बहुत दर्द हो रहा है और अब सहन नहीं हो रहा, मुझे अस्पताल ले चल या मेरे बेटे राघव को बुला दे। ओहो, उनको क्यों बुला रही हो? देवर जी ने क्या डॉक्टरी की पढ़ाई की है जो उनके आते ही आप ठीक हो जाएंगी? उसे बुला दो, क्योंकि तुम दोनों तो मेरी सुनोगे नहीं और वो होता तो मुझे कभी इतने दर्द में नहीं देखता, अब तक अस्पताल ले जाता। इतना कहकर शिखा उल्टी कर देती है। ये सब देखकर आरती माधव के कान में धीरे से कहती है, जरूरत नहीं है माँ जी को अपनी नई गाड़ी में हॉस्पिटल ले जाने की। देखो उनको कैसे गंदे तरीके से उल्टियाँ हो रही है, सारी गाड़ी गंदी और बदबूदार हो जाएगी। पर वो माँ है मेरी। अरे बीवी हूँ मैं आपकी, ये तो कुछ सालों में चली जाएंगी, रहना तो तुमको मेरे साथ ही है, आई बात समझ में? माधव शिखा से कुछ बोलने को होता है कि आरती बीच में बोलती है, माँ जी गाड़ी से जाएंगे तो ट्रैफिक होगा, मैं एम्बुलेंस बुला लेती हूँ, जल्दी हो जाएगा, रास्ते में कहीं रुकेंगी भी नहीं। आरती इतना कहकर एम्बुलेंस को कॉल कर देती है और माधव घर से बाहर जाकर एम्बुलेंस का इंतजार करता है कि तभी उसे परेशान देखकर वहाँ रोड से अपनी गाड़ी में गुजर रहे राघव और कीर्ति उसके पास आते हैं और राघव कहता है, क्या बात है भाई, इतने परेशान क्यों हो, क्या बात है? बताइए ना जेठ जी, शायद हम आपकी कोई मदद कर पाएं। वो माँ को सीने में दर्द है और उल्टियाँ भी हो रही हैं। मैंने एम्बुलेंस बुलवाई है, उसी का इंतजार कर रहा हूँ। ये सुनते ही राघव बिना किसी की सुने सीधा माधव के घर जाकर अपनी माँ को गोद में उठाकर लाता है और अपनी कार में बैठाकर कीर्ति के साथ हॉस्पिटल ले जाता है और उसकी देखा देख आरती और माधव भी अपनी बड़ी गाड़ी में हॉस्पिटल आते हैं। लेकिन इलाज में हुई देरी के कारण डॉक्टर शिखा को नहीं बचा पाते, जिसके बाद राघव और कीर्ति आरती और माधव के पास आकर कहते हैं, क्या फायदा आपकी अमीर गाड़ी का जब आप अपनी माँ को हॉस्पिटल तक नहीं ले जा पाए। और भाभी, आप अगर माँ की जगह माधव भैया होते तो भी क्या आप यही करती, या आपको कैसा लगता अगर माधव भैया आपके साथ ऐसा करते जो आपने मेरी माँ के साथ किया? शायद उनको सही समय पर अस्पताल लाया जाता तो वो बच जाती। माना आपकी अमीर की गाड़ी थी और हमारी गरीब की, लेकिन उस अमीर लोगों की गाड़ी का क्या फायदा जब आप लोगों का दिल ही इतना छोटा है। भाई मुझे माफ कर दे, आरती ने बोला कि गाड़ी गंदी होगी तो साफ करवानी पड़ेगी। अरे गाड़ी तो नहीं आ जाती, अब माँ कहाँ से लाओगे? हम दोनों आज से और अभी से आप दोनों से सब रिश्ते खत्म करते हैं और आप दोनों को कोई हक नहीं है माँ के पार्थिव शरीर को भी हाथ लगाने का। ये सब सुनकर माधव और आरती का सर शर्म से झुक जाता है और राघव और कीर्ति इतना कहकर वहाँ से चले जाते हैं और शिखा का दाह संस्कार करते हैं, जिसके बाद वो उन दोनों से कोई रिश्ता नहीं रखते। और वक्त के साथ साथ राघव और कीर्ति अपनी नेकी के बल पर बहुत तरक्की करते हैं और शिखा की हाय माधव और आरती को ले डूबती है और माधव का व्यापार में बहुत नुकसान होता है, यहाँ तक कि वो अपनी कार की EMI तक नहीं भर पाता, जिस वजह से बैंक वाले राघव की कार को जब्त कर लेते हैं और कहते हैं ना कि कर्मों की सजा इसी जन्म में मिलती है। ऐसा ही कुछ राघव और माधव के साथ भी हुआ और इस तरह हमारी ये कहानी यहाँ खत्म हुई। गरिमा अपने माता पिता की एक लौती बेटी थी जो बहुत ही रईस और प्यार से पली बड़ी थी। महेश अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। उसके एक इशारे पर गरिमा के लिए सब हाजिर हो जाता था। ऐसे ही एक दिन वो सुबह जागती है और उसे काफी भूख लगती है और वो ताव में जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है और बोलती है, मुझे भूख लग रही है, अभी तक किसी ने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया। बाबूलाल, किशोरी, धर्मू कहाँ मर गए सबके सब? आज मुझे भूख से मारने का इरादा है क्या? जी गरिमा बेबी। क्या जी बेबी जी लगा रखा है? और वो धर्मू कहाँ मर गया? गरिमा बेबी,
वो मेम साहब को किटी पार्टी में छोड़ने गया है। मुझे सुबह से भूख लग रही है, 10 मिनट का टाइम दे रही हूँ। अगर उससे एक भी सेकंड ऊपर हुआ तो तुम दोनों यहाँ से रफा दफा कर दिए जाओगे। जल्दी से कुछ बना कर लाओ। जी गरिमा बेबी, हम अभी लाते हैं। उसके नौकर इतना बोलकर 10 मिनट में फटाफट ब्रेकफास्ट बनाकर लाते हैं और उसके आगे सर्व करते हैं। और उसके बाद वो साइड में होकर धीरे से बोलते हैं। पता नहीं बेबी को कैसा लगेगा खाना, कुछ भी ठीक से नहीं बना तो बहुत गुस्सा करेगी वो खाना खाकर जैसे ही हटती है, बाबूलाल उसके हाथ एक बॉल में ठाट से धुलवाता है और किशोरी उसे जल्दी से हाथ पोंछने के लिए हैंड टॉवल देती है। जिसके बाद वो बोलती है, मेरे पापा कहाँ हैं? दिख नहीं रहे। हमारी बेटी ने हमें पुकारा और हम हाजिर। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा। अच्छा पापा, मुझे कॉलेज जाना है, अब मैं चलती हूँ। आज हमारी बेटी किस कार में जाएगी? पापा, बाहर जाकर मैं कार सिलेक्ट करती हूँ। इतना बोलकर वो बाहर 4-5 कार के आगे जाती है और कार को सिलेक्ट करके सर हिला के इशारा करती है। नो, ये वाली नहीं। हाँ, ये ठीक रहेगा। ड्राइवर, आज ऑडी निकालो। कुछ देर बाद वो अपनी कार से कॉलेज पहुंचती है। धूप बहुत तेज होने के कारण ड्राइवर उसके लिए अम्ब्रेला निकाल के खड़ा होता है और उसके पीछे चलता है। तभी वो ताली बजाती है और ड्राइवर चला जाता है। उसकी एक फ्रेंड रिचा आती है और कहती है, हाय गरिमा डार्लिंग, हाउस यू? आई एम गुड रिचा बेबी। ओ लुकिंग ओके ओके। ओह थैंक यू गरिमा, बट यू आर लुकिंग स्टनिंग। सो चले मिस नैनीताल वाली का लेक्चर लेने। ओहो, आई कैन लिसन। मुझे नहीं लेना वो बोरिंग सा लेक्चर। शी इज ऑल्सो बोरिंग। उफ। या सो कैन वी गो टू द कैंटीन? नो, हम यहाँ वहाँ का नहीं खाएंगे। वी कैन गो टू द रॉयल रेस्टोरेंट, वो बेस्ट और रिच होता है, यू नो। इतना बोलकर गरिमा जाती ही है कि एक नॉर्मल सी बिना मेकअप वाली लड़की से वो टकरा जाती है, जिस वजह से उसका हैंडबैग नीचे गिर जाता है और वो गुस्से में बोलती है, हे, हाउ डेयर यू टू हिट मी लाइक दैट? सॉरी, गलती से हो गया था मुझसे, माफ कर दीजिए। ये लीजिए आपका पर्स। ओह गॉश, यू, तुम जैसी गरीब लड़की को छूने से मेरा गुची का बैग गंदा हो गया। अब मुझे नहीं चाहिए ये बैग। डिस्कस्टिंग पीपल। ऐसे कैसे बोल रही हैं आप? मैंने धक्का नहीं मारा आपको, बिना देखे आप चल रही थी, मैं नहीं। तुम मुझसे जबान लड़ाओगी अब। टीचर, तुम हैंडल कर लो, वरना मेरा मूड खराब हो गया। सो यू नो वेरी वेल। और हाँ, मेरा ये पर्स इससे ही दान कर दो। इसमें रखे पैसे भी इसे ही दे देना। एक्सक्यूज मी, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। डोंट शो ऑफ योर मनी प्राइड हियर। ये सब जाकर कहीं और दिखाना। गरिमा को उस लड़की की बात बुरी लग जाती है और वो पैर पटक कर वहाँ से अपने कार में बैठकर रिचा के साथ में रेस्टोरेंट पहुँचती है और उसके साथ में लंच करती है। जिसके बाद में दोनों वहाँ से क्लब जाते हैं और एंजॉय करते हैं। कुछ घंटों बाद में जब वो वहाँ से निकलने लगती है तो एक वेटर गलती से उसके पैर पर चढ़ जाता है, जिससे कि उसके पैर पर चोट लग जाती है और वो गुस्से में उस वेटर का कॉलर पकड़ लेती है और उससे बोलती है, हे यू, तुम्हें दिखाई नहीं देता? मेरे पैर पर चढ़ गई। बहुत बड़ी गलती की है तुमने। मैं तुम्हें अब इस क्लब से रफा दफा करवा दूंगी। गॉट इट? तुम जानते नहीं हो मेरे पापा को। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मुझसे प्लीज मेरी नौकरी मत छीनिए। मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे छोड़ दो मैडम। अरे यार गरिमा, छोड़ देना इसे, बेचारा बहुत गरीब है। ये सब होता देखकर एक युग नाम का हैंडसम सेल्फ रिस्पेक्टेड लड़का आता है और बोलता है, इस लड़की में काफी ईगो भरी हुई है। कितना मिसबिहेव किया इसने वेटर के साथ। लाइन पर तो लाना ही पड़ेगा। वो ये सब सोचता ही है कि इतने में गरिमा जाते हुए युग से टकरा जाती है, जिससे उसकी शर्ट खराब हो जाती है और वो गरिमा को बोलता है, हे यू, रुको, तुमने मेरी शर्ट खराब की है। सॉरी वोरी बोलने की भी मैनर्स नहीं सीखी क्या तुमने? मुझे तुम्हें अपने मैनर्स शो करने की जरूरत नहीं है। तुम ही बीच में खड़े थे और वैसे भी एक शर्ट ही खराब हुई है ना। ये लो पैसे और जाकर 2 शर्ट ले आना अपने लिए। मेरी तरफ से ये तुम्हें गिफ्ट है। पैसा बहुत है मुझ पर, लो रख लो। घूर क्या रहे हो? युग उसके पैसों का घमंड देखते हुए वही पैसे उसके मुंह पर मारता है और बोलता है, अमीर बाप की मैनर्सलेस बेटी, अपने पापा के पैसों पर उछलना बंद करो। मुझे तुम्हारी एक फूटी कौड़ी नहीं चाहिए। इससे भी ज्यादा पैसे मेरी जेब में भरे हैं।
चाहूँ तो खड़े खड़े तुम्हें भी खरीद सकता हूँ। ये पैसे मेरे खुद के कमाए हुए हैं, ना कि पापा के। सॉरी एक बहुत छोटा सा वर्ड है, वो बोलो, अपना और मेरा टाइम बचाओ। अंडरस्टैंड? मैं और तुम्हें सॉरी, मेरी हील्स भी तुम्हें सॉरी नहीं कहेंगी। क्या नहीं कहोगी? अच्छा सॉरी। लो, तुमने मुझे सॉरी आखिर कह ही दिया ना। तुम्हें तो मैं देख लूंगी। ब्लडी नॉनसेंस। रिचा चलो। इतना बोलकर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अगले दिन गरिमा कैफे में फिर से एक वेटर पर रोब झाड़ते हुए नजर आती है। अनफॉर्चुनेटली युग फिर से वही नजारा देख लेता है और दोनों की फिर से लड़ाई हो जाती है। ये देखकर युग मन में बोलता है, बहुत हो गया इसका, इसे अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। बहुत महलों की रानी बनती है ना, मैंने भी इसे लाइन पर लाकर नौकरानी ना बना दिया ना, तो मेरा नाम भी युग शर्मा नहीं। युग उसके पास जाकर सॉरी बोलकर इनोसेंट बनता है, उससे मीठी मीठी बातें करता है, जिससे गरिमा उसके बहकावे में आ जाती है और धीरे धीरे गरिमा को वो अपने प्यार के जाल में फंसा लेता है। गरिमा को इस बात की भनक तक नहीं लगती और वो उसे शादी करने का फैसला कर लेती है। कुछ ही समय बाद में दोनों की शादी हो जाती है, जिसके बाद वो पुराना सा मिडिल क्लास घर देखकर गृह प्रवेश के बाद बोलती है, युग ये क्या है? तुमने तो मुझे कहा था कि तुम बहुत रिच हो, फिर ये क्या गरीब खाने सा घर? मुझे माफ कर दो गरिमा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें खोना नहीं चाहता था, इसलिए झूठ बोला। मैं यहाँ कैसे रहूंगी? मुझे आदत नहीं है ऐसे रहने की। बेबी, तुम मुझसे प्यार नहीं करती, मेरे लिए यहाँ नहीं रह सकती? फिक्र मत करो, हमारे पास बहुत जल्दी बहुत सारे पैसे होंगे एक दिन। अंदर चलो, पानी पिलाता हूँ। ये बोलकर युग उसे पानी पिलाता है। युग के घर में उसकी बीमार माँ के अलावा और कोई नहीं था, इसीलिए उसे खुद ही तुरंत खाना बनाना पड़ता है। गरिमा ने जिंदगी में कभी खाना नहीं बनाया था, इसीलिए वो अजीब सी सब्जी और टेढ़ी मेढ़ी रोटी बनाती है, जिसे खाकर युग और उसकी माँ भावना उसके हाथ का खाना ही नहीं खाते और अपने हाथ का खाना जैसे ही गरिमा खाती है तो तुरंत खाना खाते ही बाहर निकाल देती है और बोलती है, छी, कितना गंदा खाना बनाया है मैंने। आप सब इसलिए नहीं खा रहे ना, मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर लेती हूँ। माँ जी के लिए सूप मंगवा दूंगी। ये अभी के लिए ठीक है, पर गरिमा बेबी, माँ को बाहर का नहीं पसंद, कोशिश करो अच्छे से खाना बनाने की। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। युग उससे घर के सारे काम करवाता है जो उसने कभी नहीं किए होते। साथ ही साथ वो सुधर भी जाती है और थककर बोलती है, अब नहीं होगा मुझसे ये झाड़ू पोछा, मैं बहुत थक चुकी हूँ। कहाँ मैं महलों की रानी थी और कहाँ प्यार के चक्कर में नौकरानी की तरह काम करना पड़ रहा है। युग उसकी ये बात सुन लेता है और उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे अपने असली घर ले जाता है, जो बहुत ही आलीशान होता है। साथ ही साथ उसकी माँ भी खूब अच्छे और अमीर कपड़े पहनकर बिल्कुल ठीक ठाक से उसके सामने खड़ी होती है और बोलती है, बहू अपनी आंखें खोलो और देखो इसे। माँ जी आप और ये घर। सॉरी गरिमा, तुम्हें सही रास्ते पर लाने के लिए ये सब किया और तुमसे छुपाया भी कि मैं गरीब हूँ, पर अब जब तुम पहले से काफी बदल चुकी हो तो इसीलिए अपने असली घर ले आया तुम्हें। गरिमा उसकी ये बात सुनकर माफी मांग लेती है, जिसके बाद सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।